अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज और ये भी चैप्टर नंबर 8 की सीरीज़ की कंटिन्यूशन है। सी लैंग्वेज में ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हमने ये देखना है कि सी लैंग्वेज में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। उन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम आज के जो टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ टॉपिक्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। उनमें से आज हम जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइडेंटिफायर। हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर किसको कहा जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके लिए क्या रूल्स होते हैं, इनकी क्या की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिफायर की टाइप्स के ऊपर, आइडेंटिफायर की क्या और कितनी टाइप्स होती हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हम ये चीज़ एग्जांपल्स के ज़रिए से देखेंगे और आखिर पे करेंगे उन वर्ड्स की जो सी लैंग्वेज में सबसे अहम समझे जाते हैं। हम उन्हें कीवर्ड्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। हर लैंग्वेज में ये स्पेशली रिक्वायर्ड होते हैं जिसकी वजह से हम अपने नॉर्मल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के जरिए से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो डेफिनेशन आपको स्क्रीन के ऊपर भी लिखी हुई नजर आ रही है। आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? ये वो नाम होते हैं जो किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट, किसी भी स्पेशल टाइप, फंक्शन या लेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन that is also listed on the screen, identifier are the names that are used to represent the variable, constant, types, functions or labels. हम जब भी आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो इसकी कुछ की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। उनमें कुछ जो की प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। आइडेंटिफायर का जो नाम होता है वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, लेकिन लफ्जी मानी से मैं अगर इसकी वजाहत आपके सामने करूँ तो वो कुछ इस तरह होगी। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान, और अगर हम इसके साथ IER लगा दें तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो किसी चीज की पहचान करवा रही है। तो आइडेंटिफायर बेसिकली पहचान करवाने वाला या पहचान करवाने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत होती है हम उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर का नाम हमेशा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। हम डिस्क्रिप्टिव से क्या मुराद लेते हैं? वो जामे होना चाहिए और उसकी अपने अंदर ही वजाहत मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि आइडेंटिफायर का नाम मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं, जैसे हर शख्स जो यहाँ पे मौजूद है उसका नाम रखा जाता है तो उसके नाम के कुछ हरूफ होते हैं, स्पेलिंग्स होते हैं। सेम इसी तरह जब हम आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो इसमें किसी भी अगर वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप, फंक्शन या लेबल का नाम रखा जाएगा तो उसके लिए रूल ये है कि 31 कैरेक्टर्स ओनली अलो होंगे जब किसी भी आइडेंटिफायर का नाम रखा जाएगा। अगर 31 से एक भी कैरेक्टर ऊपर होगा तो कंपाइलर इसे कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो इसे इग्नोर कर देगा और जो पहले 31 कैरेक्टर्स हैं सिर्फ वो उनको अंडरस्टैंड करके उसके जरिए से आगे फर्दर वर्किंग परफॉर्म करेगा। याद रखिएगा आइडेंटिफायर जो हैं ये हमेशा हर लैंग्वेज का एक की एस्पेक्ट होते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और फीचर भी होते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं रूल्स के ऊपर जो आइडेंटिफायर के लिए इसेंशियली हमें रिक्वायर्ड होते हैं। हम बात करते हैं पहले रूल के ऊपर। जब भी आइडेंटिफायर का नाम रखा जाएगा तो उसका जो पहला कैरेक्टर है वो हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ आइडेंटिफायर की एग्जांपल वो भी आपको नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले और सबसे अहम है वो मैं बता देता हूँ। नंबर के साथ कभी भी आइडेंटिफायर को आप शुरू नहीं कर सकते। उसके अलावा किसी स्पेशल सिंबल के साथ आप आइडेंटिफायर को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते और किसी भी रिजर्व वर्ड को आइडेंटिफायर के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ
रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा एक और बात जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जब भी आइडेंटिफायर का नाम रखा जाएगा तो उसमें क्या चीजें आ सकती हैं। उसमें कैरेक्टर्स आ सकते हैं, उसमें डिजिट्स आ सकते हैं, बट लास्ट पे आप इसको रख सकते हैं डिजिट्स को। लाइक आप A1 लिख दें, A2 लिख दें, A3 लिख दें तो दे आर एक्सेप्टेड, बट 1A लिखा तो ये एक्सेप्टेड नहीं। सेम इसी तरह हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर के ऊपर। आइडेंटिफायर की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर और दूसरे को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिफाइंड आइडेंटिफायर। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ये ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जो प्रोग्रामर ने मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए डिफाइन करने होते हैं। अगर एक प्रोग्रामर, मैं, आप या कोई तीसरा शख्स अगर किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है तो उस मकसद के लिए हम जो खुद से आइडेंटिफायर डिफाइन करेंगे हम उसे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं ये आमतौर पे डेटा और प्रोग्राम रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे वेरिएबल है, एग्जांपल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, हमने वेरिएबल ए बनाया, मार्क्स बनाया, एज, ये सारे के सारे वेरिएबल यूजर डिफाइन है। मैंने इनको डिफाइन किया या आपने इनको डिफाइन किया या किसी तीसरे बंदे ने इनको डिफाइन किया। तो ऐसे आइडेंटिफायर जिन्हें हम डिफाइन करें और उनकी डेफिनेशन पहले से मौजूद ना हो सिस्टम के अंदर, हम इन्हें यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड डिफाइंड आइडेंटिफायर की बात करें तो ये वो आइडेंटिफायर होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग और पर्पस वो सी के कंपाइलर के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आमतौर पे जो हमारे पास पहले से इसका मीनिंग होता है ये उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है stdio लाइब्रेरी के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर नंबर 8 में हमने लेक्चर नंबर 7 के अंदर इसको डिस्कस किया था। अगर आपको वो जहन में नहीं है तो आप वो वाला लेक्चर एक दफा जरूर सुने ताकि आपके वहां से कंसेप्ट्स बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। सेम इसी तरह अगर हम स्कैनफ फंक्शन की बात करें तो ये यूजर से इनपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये भी आमतौर पे stdio लाइब्रेरी के साथ इस फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डिफाइंड आइडेंटिफायर का मतलब पहले से सिस्टम के अंदर डिफाइन होता है और हमने उसी मतलब के अकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर या कंपाइलर के अंदर इसको इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो की टॉपिक है या इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के हवाले से है, जिसकी वजह से आगे चल के हमने फर्दर प्रोग्रामिंग करनी है और प्रोग्रामिंग के लिए वो सबसे जरूरी टूल के तौर पे हमारे पास इस्तेमाल होगा, वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या चीजें हैं? कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग पहले से ही डिफाइन होता है। किसी भी कंपाइलर के अंदर जो मतलब है कीवर्ड का वो पहले से डिफाइन होगा। सो ऐसे वर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिर्फ इनका मीनिंग ही वहां पे डिफाइन नहीं होता बल्कि इनका पर्पस भी डिफाइन होता है। कौन डिफाइन करता है? जिस बंदे ने, जिस डेवलपर ने लैंग्वेज लिखी होती है वही इन अल्फाज का मतलब भी कंपाइलर के अंदर डिफाइन कर देता है। जैसे सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, डेनिस रिची ने इसको लिखा, तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज में जितने भी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो पहले से उसने लिखे कि इसको लिखने से ये होगा, इसको लिखने से ये होगा, ये सारी चीजें उसने पहले से डिफाइन कर दी। हम इन्हें सिर्फ यूज कर सकते हैं और ये कभी भी खुद से हम इनको क्रिएट नहीं कर सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते, हम इनको रीडिफाइन नहीं कर सकते। इनका मतलब पहले से ही लिखा हुआ है। हम जो लिखा हुआ मतलब है उसके मुताबिक इनको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं,
तो हमारे पास सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे कीवर्ड्स ही एक्चुअली इस पूरी लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो इन्हीं वर्ड्स के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनको इस्तेमाल करते हैं और जितनी दफा चाहें आप कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही दफा कीवर्ड को लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप जितनी दफा चाहें कीवर्ड्स को अपने प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। मैं कुछ की मिसाल आपको दे देता हूं। मसलन आपने एक वेरिएबल इंटीजर बनाना है तो आप सिर्फ वेरिएबल एक ही क्रिएट नहीं करते पूरे प्रोग्राम के अंदर, आप 20 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिनकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। तो इंट एक कीवर्ड है, कैरेक्टर एक कीवर्ड है। इसी तरह जो 32 कीवर्ड्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स वो हैं जिनका मतलब पहले से डिफाइन है और हम इन डिफाइंड वर्ड्स को इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 9 के सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम वेरिएबल, उसकी डिक्लेरेशन और उसके इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम अपनी बात का आगाज सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आप उनको देखें। सबसे पहले हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है वेरिएबल। फिर हम उसके बाद बात करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन की, वेरिएबल को बनाया किस तरह जाता है, वेरिएबल जब बनता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि वेरिएबल को जब कोई वैल्यू असाइन की जाती है तो वो वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होती है। इसको भी एग्जांपल्स के जरिए से हम यहाँ पे आज के लेक्चर में जस्टिफाई करेंगे। वेरिएबल क्या चीज होती है? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। वेरिएबल सिंपली एक मेमोरी लोकेशन है या एक मेमोरी सेल है जहां पे किसी भी चीज को स्टोर किया जा सकता है इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। हम बाय डिफॉल्ट वेरिएबल में क्या चीजें स्टोर करते हैं? दो तरह की चीजें हमारे पास वहां पे आमतौर पे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करने की ऑप्शंस मौजूद होती हैं। एक वो डेटा जो हमने यूजर से हासिल किया कीबोर्ड के जरिए से, और दूसरा कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स। मैं दोनों की मिसाल आपको देता हूं, स्क्रीन पे भी आपको वो नजर आ रही है। हमने कीबोर्ड से कोई डेटा एंटर किया, लाइक हमने इंटीजर वैल्यू लिखी 5। सो ये एक इनपुट डेटा है। और अगर हम कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स की बात करें तो a+b एक इक्वेशन है जिसमें हमने दोनों वैल्यूज एंटर की, फिर उसके बाद उन दोनों को जमा किया, उसका रिजल्ट c में जाके स्टोर हुआ, तो हम इसको कंप्यूटेशनल रिजल्ट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। वो हम यहाँ पे दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद उनका जो रिजल्ट है ऐड करने के बाद वो हम तीसरे वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, हम इसको कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, जो वेरिएबल्स होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है या हम उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। हम उसमें वैल्यूज को कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स की मदद से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान में वेरिएबल का नाम कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। जो आपने एक दफा वेरिएबल का नाम शुरू में रख दिया वो नाम वही रहेगा, रन टाइम के दौरान उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मैं इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूं ताकि आसानी से आपको समझना मुमकिन हो सके। बाय डिफॉल्ट आप लोगों का एक नाम जो है उसका इंदराज वो आपका CNIC के ऊपर होता है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपके नाम का इंदराज हो जाता है। अब उसके बाद जब आपने एडमिशन लिया था तब आपकी एक एज थी, और जब आपने डिग्री कंप्लीट की तब आपकी एक एज है। तो वो एज एक वैल्यू है जो रन टाइम के दौरान में भी चेंज हुई। वैल्यू चेंज हो सकती है, शुरू में हमने इसी चीज के ऊपर डिस्कशन की है, लेकिन नाम चेंज नहीं होता।
2 साल पहले भी फलां शख्स था और आज भी वो उसी नाम से बुलाया जाता है। इसका मतलब है नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड बट द वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद अगर हम बात करें, जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनते कहाँ पे हैं, ये सवाल आमतौर पे हमारे जहनों में रहता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल बनाए जाते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डिटेल में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के अंदर। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें टेम्पररी बेस पे डाटा को स्टोर किया जाता है। डाटा यहाँ पे वोलाटाइल होता है, मतलब अगर आपने बिलफर्ज काम मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया, तो जो मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर होती है वो सारी की सारी लॉस हो जाती है। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर बनाए जाते हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी चूंकि नॉन परमानेंट एरिया या टेम्पररी एरिया होता है, सो इसका मतलब है वेरिएबल के अंदर जितना भी डाटा होगा वो वक्ती तौर के ऊपर होगा, वो परमानेंट टाइम के लिए नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि कितनी देर के लिए वेरिएबल के अंदर डाटा रह सकता है, तो मैंने सिंपली बताया कि चूंकि ये एक टेम्पररी प्लेसमेंट है, जितनी देर तक आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं उतनी देर तक कंप्यूटर के अंदर आपने जो वेरिएबल बनाया उसको आप यूज कर सकते हैं। जब भी आपने, या उसकी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं जब भी आपने सिस्टम को ऑफ किया, प्रोग्राम को बंद किया, तो जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली क्लीन अप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी और कंटेंट्स वो फ्री हो जाएंगे। स्लाइड आपको एक स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, आप उसमें देखिएगा कि वेरिएबल जब बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल के लिए क्या होना जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस का होना जरूरी है। किस चीज की मेमोरी स्पेस? कंप्यूटर की, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी की हमने बात की थी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक सेल या कंटिन्यूअस सेल्स जो हैं वो मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने उसके ऊपर एक नाम असाइन करना होता है वेरिएबल के लिए। जब आप एक नेम मेंशन करते हैं तो उसमें हमारे पास उसका एक एड्रेस असाइन हो जाता है कि यहां से हम मेमोरी सेल्स को एक्सेस कर रहे हैं। वेरिएबल हमेशा अपनी पहचान अपने नाम के साथ, अपने एड्रेस के साथ करवाता है। उसके बाद हम वेरिएबल, चूंकि ये कंटेनर, एक बॉक्स होता है, तो हम इसके अंदर कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैसे हम स्टोर करते हैं वो इनिशियलाइजेशन का जो टॉपिक होगा उसमें हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। अब हम बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के ऊपर। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेरिएबल को एक नाम और उसकी एक टाइप, ये दो चीजें स्पेसिफाई करते हैं। वेरिएबल का नेम भी मेंशन करना होता है और साथ में कि वेरिएबल किस टाइप का है, हम ये दोनों चीजें डिफाइन करते हैं, तो हम इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। मैं सिंपल इसकी एग्जांपल आपको रियल लाइफ में से देता हूँ। पैदा होने वाला जो बच्चा है उसको सबसे पहले जिस घराने में वो पैदा होता है उसकी कास्ट लग जाती है, उसकी जात उसके साथ जुड़ जाती है और उसके वालिदैन आमतौर पे एक नाम उसके लिए रख देते हैं। सो इसका मतलब है दो चीजें, वो जब एक हम भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, दो चीजें लाजमी तौर पे हम वेरिएबल को देंगे। नंबर एक, उसकी टाइप जिसको हम कास्ट के नाम से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज उसका स्पेशल नेम जो यूनिक होना चाहिए। सी चूंकि एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, स्ट्रांगली टाइप का मतलब क्या होता है कि इसमें वेरिएबल को जब इस्तेमाल करना है तो उससे पहले वेरिएबल का बना होना जरूरी है। आमतौर पे कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी होती हैं जिनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि रन टाइम के दौरान हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, जैसे विजुअल बेसिक है, और रन टाइम के दौरान ही हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन सी में वेरिएबल को पहले आपने डिक्लेयर करना है, बाद में आपने उसको इस्तेमाल करना होता है। वेरिएबल को प्रोग्राम में कहीं पे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आपके पास इसके ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। लेकिन ये मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए कि वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद उसे इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात जो यहाँ पे मैं समझता हूँ अहम है आप लोगों के लिए, ये सीखना चूंकि आसान भी इससे होगा, तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उतने वेरिएबल्स आप प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अगर हम सिंपली बात करें कि जो डिक्लेरेशन है
उसमें इंफॉर्मेशन कंपाइलर तक कौन पहुंचाता है। तो डिक्लेरेशन ही एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जो कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देता है कि मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, अब आप इसको कोई मेमोरी असाइन कर दो। तो कंपाइलर क्या करता है, वो जो डिक्लेरेशन की इंफॉर्मेशन उसके पास आई होती है उसी के मुताबिक वो जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसके मुताबिक उसको मेमोरी स्पेस अलॉट कर देता है। मुख्तलिफ जो डेटा टाइप्स हैं उनकी मुख्तलिफ स्पेसिस अवेलेबल होती हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज ऑलमोस्ट आप लोगों को बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें वेरिएबल डिक्लेरेशन का प्रोसीजर, वो आपको एक स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसमें हमने वेरिएबल को एक नाम असाइन करना होता है। वेरिएबल को जो नाम असाइन किया जाता है उसके बाद हमने उसके शुरू में एक डेटा टाइप मेंशन करनी होती है। जैसे अगर आप कोई वेरिएबल इंटीजर बनाना चाहते हैं तो उसके शुरू में आप लिख दें INT। अगर आप कोई फ्लोट वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसमें इशारिये वाली वैल्यू को आप स्टोर करें तो उसमें आप फ्लोट शुरू में डेटा टाइप लिख दें। जिसमें आप करेक्टर डेटा टाइप बनाना चाहते हैं उसमें CHAR लिख दें, या वट एवर आपके पास इसमें ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। दो चीजें लाजमी तौर पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर लिखी जानी चाहिए। नंबर एक, शुरू में डेटा टाइप जो डिफाइन करती है कि किस तरह का डेटा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जा सकता है, और दूसरे नंबर पे वेरिएबल का नाम। ये दोनों चीजें अगर इकट्ठी लिखी जाएं और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और कर चुके हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में जो रूल आपने याद रखने हैं वो ये, जब एक वेरिएबल बन जाता है तो रन टाइम के दौरान या एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी डेटा टाइप को चेंज नहीं किया जा सकता। मसलन हमने बना दिया इंट मार्क्स, तो मार्क्स वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर वो इंट ही रहनी है, आप रन टाइम के दौरान उसे बदल नहीं सकते। अलबत्ता मार्क्स में जो आपने वैल्यू स्टोर की हैं उनको आप तब्दील कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्क्स की पहली वैल्यू 67 रख दें, अगली वैल्यू 75 कर दें, अगली वैल्यू 100 कर दें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप उनको कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें एक और प्रोसेस जिसके जरिए से हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है, तो हम इसको इनिशियलाइजेशन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करनी होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल को वैल्यू जब हमने असाइन करनी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सिंपली एक साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वल रिक्वायर्ड होता है जिसके जरिए से हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हम थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि कंपाइलर ने डिटरमिन करना होता है कि वेरिएबल को कौन सी मेमोरी स्पेस अलॉट करनी है। मतलब अगर वो इंटीजर है तो ये कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेरिएबल को इंटीजर की जो मेमोरी स्पेस है वो अलॉट करे। अगर डेटा टाइप करेक्टर है तो करेक्टर की मेमोरी स्पेस अलॉट होगी, और अगर फ्लोट है तो फ्लोट जितनी मेमोरी स्पेस कंप्यूटर के अंदर रिजर्व करता है उतनी मेमोरी स्पेस दिलवाना ये कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेमोरी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेरिएबल अभी हमने बनाया तो वेरिएबल जिस जगह पे बना वहां पे पहले से ही कोई मीनिंगलेस डेटा पड़ा हुआ था, हम सिंपली उसे गार्बेज वैल्यू के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डेटा वहां पे पड़ा होगा उस डेटा का जो रिजल्ट होगा, अगर हम वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाते और वेरिएबल को यूज कर देते हैं तो जो रिजल्ट वहां पे पड़ा होगा वो वाला वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। बेहतर ये होता है कि हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो साथ ही उसको इनिशियलाइज करवा दें। अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करवाते तो रन टाइम पे जाके हम उसमें वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर रन टाइम में भी वैल्यू हासिल नहीं की, इनिशियलाइजेशन में भी वैल्यू हासिल नहीं की और सिंपली हमने उस वेरिएबल को यूज कर दिया, उसको डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन के ऊपर, तो उसके नतीजे में गार्बेज वैल्यू जनरेट होती है। मतलब अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे, आप लोगों को जो आपकी तवक्को है उसके मुताबिक रिजल्ट्स वहां पे डिस्प्ले नहीं होंगे।
अब उसके बाद हम बात करते हैं कि वेरिएबल को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्लाइड नजर आ रही है, उस स्लाइड को अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे चाहिए होती है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद आपने मेंशन करना होता है वेरिएबल का नेम, उसके बाद साइन ऑफ इक्वल और एंड पे आपने वैल्यू असाइन करनी होती है। जो वैल्यू असाइन की जाती है उसमें याद रखिएगा कुछ मेथड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आइंदा चल के लेक्चर्स में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिंपली हिंट के तौर पे मैं बता देता हूं। अगर डेटा टाइप इंटीजर होगी तो राइट मोस्ट वैल्यू जो है, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है, वो सिंपली न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर होगी और उसमें पॉइंट नहीं आएगा। अगर हमने शुरू में डेटा टाइप कैरेक्टर लिखी तो जो राइट मोस्ट वैल्यू है वो सिंगल कोट मार्क्स के अंदर लिखी जाएगी, सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी जाएगी और एक वैल्यू होगी, एक से ज्यादा वैल्यूज अलाउ नहीं होती। अगर हम फ्लोट वैल्यू लिखते हैं तो फ्लोट में जो राइट साइड पे वैल्यू आपने असाइन करनी है मोस्ट राइट साइड के ऊपर इक्वल के बाद, उसमें पॉइंट वाली कोई भी वैल्यू वहां पे आ जाएगी। ये जो रूल्स हैं इनको हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फाइनली मैं आपको बता देता हूं एक वेरिएबल को बेहतर ये होता है कि आप सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन करें। ये नहीं होना चाहिए कि प्रोग्राम की पहली लाइन पे वेरिएबल को कोई और वैल्यू असाइन की है तो दूसरी लाइन पे जाके हमने वेरिएबल को कोई और वैल्यू असाइन कर दी है। कंपाइलर जो मोस्ट रीसेंट वैल्यू होती है उसको पढ़ता है और उसको पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट जब आप उसे प्रिंट एफ की मदद से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे तो जो मोस्ट रीसेंट लाइन आपने लिखी होगी उसका रिजल्ट वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। मैं समराइज कर देता हूं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने बात की थी वेरिएबल की। नेम्ड मेमोरी सेल्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर टेम्पररी बेस पे डेटा को होल्ड करते हैं। इस डेटा में हमारे पास इनपुट की फॉर्म में कीबोर्ड से कोई भी डेटा एंटर जो हमने किया उसकी बात होती है। उसके बाद हमने बात की थी कि इसमें कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को स्टोर करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। फिर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात की थी। वेरिएबल बनाने का जो प्रोसीजर है हम इसे डिक्लेरेशन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो रूल्स और प्रोसीजर्स थे उनके ऊपर हमने बात की थी। फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमने बात की थी कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का जो मेथड होता है उसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। फिर हमने देखा था कि वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन की जाती है। एक दफा किताब से इसको जरूर रीड आउट करिएगा। अगर कहीं पे आपको कोई भी चीज मुश्किल लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट के जरिए से या ईमेल के जरिए से मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 9 के तीसरे लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है नेमिंग रूल्स फॉर द वेरिएबल्स। आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम बात करेंगे लास्ट लेक्चर की थोड़ी सी कि वेरिएबल क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वेरिएबल बेसिकली नेम्ड मेमोरी सेल्स या मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं ताकि यूजर से वैल्यूज हासिल की जा सकें।
इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, या फिर हम कंप्यूटेशनल जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया करते हैं। फिर हमने उसको डिक्लेयर करने का एक प्रोसेस वो देखा था। डिक्लेरेशन में हमने वेरिएबल को किस तरह क्रिएट करना था, इसके प्रोसीजर के ऊपर हमारी बात हुई थी। उसके बाद हमने बात की थी कि वेरिएबल को वैल्यू किस तरह असाइन की जाती है। आज हम बात करेंगे जब वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं तो उसके लिए किन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली नेमिंग रूल्स हैं क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की हमें जरूरत क्यों पेश आती है। पहली जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रूल्स की वो ये कि जब आप वेरिएबल को क्रिएट करें तो वो सी के कंपाइलर को अंडरस्टैंड होना चाहिए। नंबर 2, सी का कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड तो कर लेगा, लेकिन अगर एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा और उसने दूसरे प्रोग्रामर को दिया वो प्रोग्राम चलाने के लिए, और दूसरे प्रोग्रामर को समझ नहीं आ रही कि इस प्रोग्राम में किस वेरिएबल का क्या काम है, तो प्रॉब्लम जनरेट होगी। सो याद रखिएगा, वेरिएबल सिर्फ कंपाइलर ही को अंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए, बल्कि जो प्रोग्रामर है उसको भी ये अंडरस्टैंड होने चाहिए। इसी मकसद के लिए जब वेरिएबल बनाए जाते हैं तो उनके लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वेरिएबल बनाने के लिए जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं इन्हें हम नेमिंग रूल्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल हमेशा याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है, हमने एक वेरिएबल जनरेट किया इंट मार्क्स, हमने एक और वेरिएबल बनाया कैरेक्टर ग्रेड, एक और वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम है फ्लोट अंडरस्कोर डिवीजन। ये तीनों वेरिएबल्स ऐसे हैं जो एक यूजर बासानी पढ़ लेता है और मेमोरी स्पेस भी इनके लिए रिजर्व कंप्यूटर कर देता है। जब भी वेरिएबल बनाए जाएं तो हमेशा याद रखिएगा वो मीनिंगफुल और रीडेबल फॉर्म के अंदर होने चाहिए ताकि आसानी से वो पढ़े जा सके। अब हम बात करते हैं कुछ जो रूल्स हैं इसके लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं उनके ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल का जो पहला रूल है वो क्या कहता है। वेरिएबल का पहला रूल जब उसको बनाया जाता है तो उसके लिए हमें ये जहन में होना चाहिए कि वेरिएबल का नाम वो एक लेटर, नंबर या अंडरस्कोर की कलेक्शन के ऊपर होना चाहिए। मैं सिंपली इसको इस तरह कहूंगा, वेरिएबल may include letters, numbers and the sign of underscore। जब भी वेरिएबल का नाम रखा जाएगा तो उसमें ये तीनों चीजें या इन तीनों चीजों में से कम एक चीज लाजमी तौर पे आनी चाहिए। नंबर्स एक्सेप्शनल केस है, लेटर्स और अंडरस्कोर लाजमी तौर पे होने चाहिए। एक लिस्ट जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है ताकि आप उनको देख सकें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अलाउड वेरिएबल्स कौन से होते हैं जब हम इन्हें कंपाइलर के जरिए से क्रिएट करते हैं, और जो अलाउड नहीं है उनकी जो लिस्ट है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। रूल्स के मुताबिक अगर हम लिखते हैं इंट ए तो ये एक्सेप्टेड है, अगर हमने लिखा कैरेक्टर अंडरस्कोर बी ये भी एक्सेप्टेड है, अगर हमने लिखा फ्लोट C7 पहले लेटर आया बाद में नंबर आया ये भी वैलिड है, लेकिन अगर हमने लिखा इंट 7a नंबर पहले आ गया लेटर बाद में ये अलाउ नहीं है। हमने रूल नंबर 2 में इस चीज को बेटरली अंडरस्टैंड करेंगे आगे चल के फर्दर। कैरेक्टर अंडरस्कोर स्पेस बी लिख दिया या ए स्पेस बी लिख दिया ये भी अलाउ नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है स्पेस इज नॉट अलाउड, ये रूल नंबर 4 में जाके पढ़ेंगे। अब फ्लोट 2 सिंपली हमने एक नंबर असाइन कर दिया ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल के नाम में लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर आ सकते हैं।
रूल क्या कहता है, जब भी हम वेरिएबल का नाम शुरू करेंगे तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर वो या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, बट अंडरस्कोर इज नॉट रिकमेंडेड। अंडरस्कोर क्या है, एक साइन है, छोटा सा डैश की शक्ल में होता है, लेकिन ये दो जो लेटर्स हैं, दो चीजों को जोड़ने के लिए आमतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैं मिसाल देता हूं इसकी, हमने लिखा इंट ए वैलिड, हमने लिखा कैरेक्टर अंडरस्कोर बी वैलिड, हमने लिखा फ्लोट C7 ये भी वैलिड है। इनवैलिड कैसे होगा, अगर हमने लिखा इंट हैश ए ये गलत है, हमने लिखा कैरेक्टर बी $, ये भी गलत है। अगर हम लिखें फ्लोट 2 kg तो नंबर पहले आ गया और लेटर्स बाद में है, इसका मतलब है कि रूल की वायलेशन होगी तो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। अगर बिलफर्ज आपने ऐसा किया तो सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा। जब भी वेरिएबल बनाए जाते हैं तो वेरिएबल के नेम के अंदर कभी भी ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं होती। ब्लैंक स्पेसेस से क्या मुराद है, यानी आपने वेरिएबल का नाम लिखा ए बी, दोनों के दरमियान आपने स्पेस दे दी तो कंपाइलर इसको सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। वो नहीं समझ सकेगा कि एक्चुअली आपने वेरिएबल ए बनाने की कोशिश की है या वेरिएबल बी बनाने की, या दोनों एक ही चीजें हैं। वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। हाँ, अलबत्ता आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इंट ए अंडरस्कोर बी ये वैलिड है। अगर आप दो वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप लिखते हैं इंट ए, फिर आप कॉमा लगा दें, फिर बी, इसका मतलब है आपने दो वेरिएबल्स वो क्रिएट कर दिए। कॉमा सेपरेशन के लिए होता है, ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स की क्रिएशन के लिए आमतौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब जिनकी नेचर वो सेम हो। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल के रूल नंबर 4 की। इसमें कंपाइलर के अकॉर्डिंग अपर केसेस और लोअर केसेस दोनों अलाउ होते हैं। कंपाइलर अपर केस में भी वेरिएबल को क्रिएट करने की परमिशन देता है, लोअर केस के अंदर भी वेरिएबल को क्रिएट करने की परमिशन देता है। लेकिन कन्वेंशनली जो वेरिएबल आमतौर पे हम इस्तेमाल किया करते हैं वो लोअर केस के अंदर लिखे जाते हैं, जबकि जो कांस्टेंट होते हैं ये अपर केस के अंदर लिखे जाते हैं। सिंपली एक लिस्ट मैंने बना के आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई है कि जो वेरिएबल अलाउ हैं वो उनकी स्पेसिफिक जो वैल्यूज हैं उनको हम, या स्पेसिफिक नेम है उनको कैसे लिखते हैं। मसलन हमने लिखा इंट ए बी, स्मॉल लेटर्स के अंदर हमने इसको लिखा एक्सेप्टेड। हमने लिखा इंट ए कैपिटल बी स्मॉल, इट इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द कंपाइलर। उसके बाद लिखा इंट ए स्मॉल बी कैपिटल, ये भी अलाउ है। और उसके बाद हमने लिखा इंट ए कैपिटल बी कैपिटल, कंपाइलर इसको भी अलाउ कंसीडर करेगा। लेकिन जो अलाउ नहीं है वो किस तरह, हमने लिखा इंट ए स्पेस 9, स्पेस आ गई तो रूल नंबर 3 में हमने इसको डिस्कस किया था, स्पेस इज इनवैलिड। फिर उसके बाद इंट ए स्पेस कैपिटल बी, सो फिर स्पेस आ गई तो रूल्स की वायलेशन होगी। इसका मतलब है कि हम वेरिएबल में स्पेस कभी भी इंक्लूड नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर हम रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 कहता है कि हमारे पास जो स्पेशल सिंबल्स हैं दे आर नॉट अलाउड। स्पेशल सिंबल्स कभी भी प्रोग्राम के अंदर जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो उसमें अलाउ नहीं होते, ना शुरू में ना आखिर में।
सिवाय एक जो आपके पास सिंबल है जिसको हम अंडरस्कोर कहते हैं वो अलो है, बाकी सारे सिंबल्स स्पेशल सिंबल्स वो अलो नहीं है। मसलन हम लिखते हैं इंट अंडरस्कोर ab, ये अलो है, वेरिएबल बनेगा और उसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हमने लिखा इंट ab और उसके बाद अंडरस्कोर लिख दिया, वेरिएबल वैलिड है, आप इसमें वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हमने लिखा इंट अंडरस्कोर तो वेरिएबल बनेगा, आप इसमें भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि अंडरस्कोर इज आल्सो यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। लेकिन अलो क्या चीज नहीं है। अगर हम लिखते हैं इंट a और उसके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं तो ये अलो नहीं है। हम लिख देते हैं इंट @, ये गलत है। अगर हमने लिख दिया इंट अंडरस्कोर a हैश तो ये भी वो कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं करेगा क्योंकि यहां स्पेशल सिंबल्स वो यूज हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व वर्ड्स की तो रिजर्व वर्ड्स भी अलो नहीं है। हम किसी भी वेरिएबल का नाम रिजर्व वर्ड्स के ऊपर नहीं रख सकते। रिजर्व वर्ड्स कौन से हैं वो हमने चैप्टर नंबर 9 का जो पहला लेक्चर था उसके ऊपर इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी। आप वहां से बासानी देख भी सकते हैं और वहां से आप कीवर्ड का जो स्पेशली टॉपिक है उसको पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें, हमने सिंपली लिखा इंट a, अलो है। हमने लिखा कैरेक्टर b, ये भी अलो है। हमने लिखा फ्लोट c, ये भी अलो है। लेकिन अलो क्या चीज नहीं है। हमने लिखा इंट if, ये अलो नहीं है। हमने इंट के बाद स्पेस देने के बाद फिर इंट लिख दिया, ये अलो नहीं है बिकॉज इंट इज अ रिजर्व वर्ड। हमने लिखा इंट कैर, कैरेक्टर मुख्तलिफ अफराद इसको 4 भी पढ़ते हैं। सो इंट कैर अगर हमने लिखा तो ये भी अलाउ नहीं है। अगर हमने इंट एल्स लिख दिया, इंट वाइल लिख दिया, कैरेक्टर इनम लिख दिया तो ये वो चीजें हैं जो कंपाइलर कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा बिकॉज दीज आर द रिजर्व वर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। नंबर 7 उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जब वेरिएबल का नाम रखा जाता है तो पहले जो 31 कैरेक्टर्स होते हैं सिर्फ वही कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है, उन्हीं को उसके नाम के तौर पे कंसीडर करता है। 31 कैरेक्टर से अगर एक भी कैरेक्टर ऊपर होगा तो कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। मसलन हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा, आमतौर पे इतने बड़े वेरिएबल बनाने की जरूरत पेश नहीं आती, हमने लिखा इंट a से लेके z तक सारा कुछ लिखा, फिर 1 2 3 4 5। सो हमारे पास एक वेरिएबल बना जो इतना लंबा नाम रखता है। जितना शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव नाम होगा उसको इस्तेमाल करना उतना आसान होगा, जितना लेंथी नेम होगा उसको इस्तेमाल करना उतना मुश्किल हो जाएगा। सो 31 के बाद अगर हमने कैरेक्टर लिखे लाइक 6 7 8 9 10 तो वो वाले कैरेक्टर्स जो हमने 31 कैरेक्टर से हटके अलग लिखे होंगे तो वो वाले कंसीडर कंपाइलर नहीं करेगा और उनको इग्नोर कर देगा। जब उनको इग्नोर करेगा तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला 31 कैरेक्टर्स तक का नाम होगा वो ही वेरिएबल का नेम होगा और उसी के जरिए से उसको कॉल करवाई जा सकेगी। उसके बाद आखिरी रूल की अगर हम बात करें, वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के लिए डिक्लेयर होता है एक प्रोग्राम के अंदर। स्पेशली यहां पे मैं नॉमिनेट करता हूं कि वेरिएबल का जो नाम आपने रखना है एक ही प्रोग्राम के अंदर वो एक ही डेटा टाइप के लिए होगा। मसलन आपने लिख दिया इंट a, अब आप नीचे चल के ये नहीं लिख सकते कैरेक्टर a फ्लोट a। एक ही वेरिएबल है जिसमें आप इंटीजर को भी उसी मेमोरी सेल को कॉल करने के लिए कह रहे हैं, कैरेक्टर को भी उसी मेमोरी सेल को पॉइंट कर रहे हैं और फ्लोट के जरिए से भी उसी मेमोरी सेल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा हरगिज भी मुमकिन नहीं हो सकता। मैं सिंपल इसकी एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं रियल लाइफ में से, तो आमतौर पे अगर बिलफर्ज में आपकी एज ए स्टूडेंट जो मेरे सामने मौजूद है उनकी मैं बात करूं तो
सिंपली एक वक्त में वो एक ही जेंडर रख सकते हैं। इसी तरह एक वेरिएबल का भी एक ही कास्ट, एक ही जेंडर हो सकता है जिसके अंदर उसको वैल्यूज असाइन की जाती हैं। सो इन रूल्स को फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। इन रूल्स को एक दफा लाजमी तौर पे पढ़िएगा, ये बहुत अहम है और आगे चल के जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग करनी है इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमने आगे फर्दर प्रोग्रामिंग करनी है। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 4 के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करने हैं उनको मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। उनमें कांस्टेंट की कितनी टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ उनकी एग्जांपल्स देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क होता है और इन दोनों में डिफरेंस भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम वो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन से, कांस्टेंट क्या चीज होती है। बेसिकली कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो रन टाइम के दौरान चेंज नहीं होती। सिंपली अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो वो कुछ इस तरह होगी, अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट क्वांटिटी मस्ट बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। बाय डिफॉल्ट जो कांस्टेंट होते हैं हमेशा याद रखिएगा वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं या हम उन्हें परमानेंट वैल्यूज के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कांस्टेंट की हमने देखा कि कुछ जैसे वेरिएबल की टाइप्स हैं, सेम इसी तरह कांस्टेंट की भी कुछ टाइप्स होती हैं जिनको हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। उनमें एक न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक इंटीजर कांस्टेंट होता है और एक फ्लोट कांस्टेंट। इसी तरह कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। टोटल कांस्टेंट की 3 टाइप्स हैं, न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक की फर्दर 2 और टाइप्स हैं, एक को हम इंटीजर न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं और दूसरी को हम फ्लोट न्यूमेरिक कांस्टेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सबसे पहली जो टाइप है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जो नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, हम उसे न्यूमेरिक कांस्टेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने देखा था कि इसमें हमारे पास 2 टाइप्स मौजूद हैं, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। हम बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इंटीजर कांस्टेंट बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जो फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट के बिना होती हैं, उनके बगैर होती हैं। जैसे मैं मिसाल आपको इसके स्क्रीन पे भी लिखी हुई आपको नजर आ रही है। हम 5 को 2 पे तकसीम करते हैं तो आपके पास एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू जनरेट होगी, बट इंटीजर कांस्टेंट में फ्रैक्शन वाली वैल्यू अलाउ नहीं है। आप कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा इंटीजर कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जिनको हम काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पे एज काउंट होती है, सो हम इसे इंटीजर कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इंटीजर कांस्टेंट का हिस्सा होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे 87, 45, -10 एंड -109, ये सारी वैल्यूज इंटीजर कांस्टेंट है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो ये ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं या क्वांटिटीज होती हैं जिनमें फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट वो लाजमी तौर पे आता है। जैसे वही मिसाल कि 5 को जब हम 2 पे तकसीम करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू 2.5 आती है। सो पॉइंट इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू और डेसिमल पॉइंट। वैल्यूज जो मैयर होती हैं हम उन्हें फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सारी वो वैल्यूज हैं जो मैयर होती हैं, हम इन्हें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहते हैं। हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज इसमें भी अलाउ होती हैं, जैसे 50.75
10.22, -13.42, ये सारी की सारी वो एग्जाम्पल्स हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट की दूसरी टाइप्स के ऊपर, वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या चीज है? हर वो कैरेक्टर जो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा होता है, हम उसे कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कैरेक्टर को अगर आपने कांस्टेंट बनाना है तो आप उसे सिंगल कोट मार्क्स के अंदर लिख दें, कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें कैरेक्टर को कांस्टेंट करने के लिए क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, हमेशा याद रखिएगा, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट किए जा सकते हैं, A to Z, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे वो कैपिटल में हो। उसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं, बट सिंगल डिजिट 0 से 9 तक कोई भी डिजिट है, वो सारे के सारे कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं अगर वो सिंगल कोटेशन में लिखे हों। और हम शुरू में डेटा टाइप कैरेक्टर लिखते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, तो सिंपली कोई भी डिजिट जो 0 से 9 की रेंज में है, हम उसे कैरेक्टर कंसीडर करवा सकते हैं। उसके बाद जितने भी सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड के ऊपर आपको दस्तयाब होते हैं, लिखे हुए नजर आते हैं, वो सारे कैरेक्टर कांस्टेंट है। आखिरी चीज जो इसमें सबसे अहम है वो ये कि जो लेंथ है कैरेक्टर कांस्टेंट की, वो सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर मुश्तमिल होती है। जैसे मिसाल स्क्रीन पे आपको लिखी हुई नजर आ रही है, हमने लिखा कैरेक्टर और आगे हमने एक वेरिएबल बनाया VAR और उसको वैल्यू असाइन कर दी सिंगल कोटेशन के अंदर A। फिर हमने उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख दी स्टैरिक, हमने उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख दी 9, हमने उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख दी हैश। ये सारी वैल्यूज हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक है स्ट्रिंग कांस्टेंट, उसके ऊपर। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली दिस वन इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन विद इन डबल कोटेशन मार्क्स। अगर सिंगल कोटेशन मार्क लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि हमने कैरेक्टर को कांस्टेंट किया, और अगर हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स अवेलेबल हो तो उसमें जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो हमेशा स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, जो डेफिनेशन कैरेक्टर कांस्टेंट की थी वही डेफिनेशन स्ट्रिंग कांस्टेंट की भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ डबल कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं और वहां सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं। सारे के सारे कैरेक्टर्स, स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद सारे के सारे नंबर 0 to 9, इसमें 0 to 9 के मल्टीपल्स भी आ सकते हैं। उसके बाद सिंबल्स, सिर्फ एक वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, आप डबल कोटेशन के अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान 1 2 3 4 5। इसके अलावा और बहुत सी आपके पास एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है। वेरिएबल वो वैल्यूज होती हैं जो फिक्स नहीं होती और हम उन्हें परमानेंट कंसीडर नहीं करते। वो टेम्पररी वैल्यूज होती हैं जो सिर्फ नेम्ड मेमोरी सेल्स के अंदर टेम्पररी बेस पे स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। हमने इस चीज को पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आप वहां से जाके इसको बेहतर तौर पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो ये वो वैल्यूज होती हैं जो परमानेंट नहीं होती। जितनी देर तक प्रोग्राम चलता है तब तक ये वैल्यूज प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। जब भी आपने प्रोग्राम को क्विट करना है उसके बाद सारी की सारी जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें कैरेक्टर, जितने भी हमारे पास कांस्टेंट हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जितने भी कांस्टेंट हैं वो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, इनकी वैल्यू खत्म नहीं होती। रन टाइम के दौरान ये फिक्स रहते हैं। ऑलमोस्ट जब आप प्रोग्राम को बंद करते हैं तो चूंकि ये सारी की सारी वैल्यूज जो होती हैं ये भी रैम ही के थ्रू बनती हैं, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट रन टाइम के दौरान इन वैल्यूज को आप किसी सूरत में भी चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होती हैं। और जैसी आपने शुरू में वैल्यू प्रोग्राम के अंदर लिखी होती है, प्रोग्राम के एंड तक ये वैल्यूज एज इट इज ही रहती हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दिया करें ताकि
मुझे समझ आ सके कि आप लोगों को अभी तक कहाँ पे और कौन सी प्रॉब्लम वो पेश आई है, ताकि मैं उसको बेहतर तौर पे हैंडल कर सकूं और आपको उसका आंसर दे सकूं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम। हम चैप्टर नंबर 9 के आज 5वें लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है आज, वो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। उनमें डेटा टाइप, फिर हम देखेंगे कि डेटा टाइप की कैटेगरीज क्या होती हैं, और आखिर पे हम बात करेंगे कि डेटा टाइप की फर्दर टोटल कितनी टाइप्स हैं। हम सबसे पहले आज की डिस्कशन वो करते हैं डेफिनेशन से। सो डेटा टाइप क्या चीज होती है? डेटा टाइप बेसिकली डिफाइन करती है सेट ऑफ वैल्यूज को और उसके ऊपर होने वाले जो ऑपरेशंस है। अब सिंपली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं, ये वेरिएबल की क्रिएशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने वेरिएबल बनाने होते हैं तो वहां पे हमें डेटा टाइप्स की जरूरत पेश आती है। और वेरिएबल क्या चीज होती है, ये इसी चैप्टर में 3rd लेक्चर है, वहां से आप बआसानी इसको देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सो डेटा टाइप बेसिकली उन वेरिएबल्स के ऊपर सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ ऑपरेशंस और इसमें कौन सा डेटा स्टोर होगा इसके मुतल्लिक अवेयरनेस देते हैं। अब जब डेटा टाइप्स बनाई जाती हैं तो वेरिएबल में किस तरह डेटा इनपुट दिया जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होने के बाद क्या रिजल्ट बनता है, ये चीज भी डिफाइन करना ये डेटा टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंपली मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट बोलता हूं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। द डेटा एंड इट्स टाइप्स आर डिफाइंड बिफोर डिजाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। जब हमने एक प्रोग्राम लिखना होता है तो उसमें जो डेटा है और उसमें किस तरह के जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने हैं, ये सारी चीजें हमें पहले से क्लैरिफाई करनी पड़ती हैं। और इस मकसद के लिए मोस्टली हम डेटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा टाइप की फर्दर जो टाइप्स हैं उनके ऊपर, लेकिन इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह आगे चल के इलैबोरेट भी करेंगे। डेटा टाइप्स जो हमने इस कोर्स में पढ़नी है उनमें इंट, ये न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होती है। ये न्यूमेरिक वैल्यू हमने यूजर से हासिल करनी हो, वहां पे हम इसको इस्तेमाल किया करेंगे। इसके अलावा फ्लोट, ये रियल वैल्यूज के लिए या फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल की जाएगी डेटा टाइप। उसके बाद डबल, ये लार्ज रियल वैल्यूज या लार्ज फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और कैरेक्टर, ये कैरेक्टर वैल्यूज हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरीज की, जो डेटा टाइप्स के अंदर फर्दर हम डिस्टिंग्विश करते हैं। टोटल हमारे पास 2 कैटेगरीज मौजूद हैं डेटा टाइप्स की। उनमें एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है जिसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं और इसी को हम प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं। ये क्या चीज होती है? अ डेटा टाइप दैट इज प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज। वो डेटा टाइप जो लैंग्वेज में पहले से ही मौजूद होती है, पहले से ही डिफाइन होती है, हम उसे स्टैंडर्ड डेटा टाइप के नाम से, प्रिमिटिव डेटा टाइप के नाम से या प्राइमरी डेटा टाइप के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसकी मिसाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, ये सारी स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। यूजर उनको डिफाइन करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो यूजर ने डिफाइन करनी होती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय द यूजर। These are also called as secondary data type. हम इन्हें सेकेंडरी डेटा टाइप भी कहते हैं। जैसे यूनियन, स्ट्रक्चर, इनम, वो आपके सिलेबस का हिस्सा
एज यूजुअल नहीं है, लेकिन आगे चल के फर्दर आप इनको जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप क्या चीज होती है। इंटीजर बेसिकली एक न्यूमेरिक वैल्यू को कहा जाता है, और वो न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें डेसिबल पॉइंट नहीं होता, फ्रैक्शनल वैल्यूज इसमें अलाउ नहीं होती। जैसे 5 को 2 पे तकसीम करें तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू मौजूद होगी, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन इंटीजर डेटा टाइप। हम इंटीजर डेटा टाइप के अंदर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। इसमें प्लस और माइनस की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। अब इसमें एक चीज जो मैं आपके लिए यहां आसान कर देता हूं वो ये है कि इसमें माइनस साइन यानी नेगेटिव वैल्यूज और प्लस साइन यानी पॉजिटिव वैल्यूज ये सारी की सारी इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर हो जाती हैं, बट शर्त सिर्फ एक है कि इसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब होगा कि वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। मिसाल के तौर पे स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वैल्यूज लिखी हुई नजर आ रही हैं, आप उनको देख सकते हैं, जैसे 10, -15, -38, दीज आर द इंटीजर डेटा। अब हम सिंपली देखते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। एक टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप उसको देखें। हमारे पास जो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर डेटा टाइप्स अवेलेबल है उनमें इंट, हमेशा याद रखिएगा जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें जरूरत पेश आती है कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड के बिना आप किसी सूरत में भी सी की प्रोग्रामिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। इंट हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर इंटीजर को इंट लिखा करते हैं, सिर्फ 3 स्पेल आपने इकट्ठे लिखने हैं, आई, एन और टी। ये क्या चीज होती है? ये कीवर्ड है जो इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट विदाउट फ्रैक्शन, इशारिया उसमें नहीं आना चाहिए। ये मेमोरी में 2 बाइट्स जगह लेता है। 2 बाइट्स का मतलब है इसकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है -2 पावर 15 और ये चलती है -2 पावर 15 -1। मतलब सिंपली अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो ये -32768 इसकी रेंज स्टार्ट होती है और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 32767। अगर मिनिमम रेंज से नीचे हो तो क्या होता है, मैक्सिमम रेंज से ऊपर हो तो क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरी डेटा टाइप है वो है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट बेसिकली ये भी एक इंटीजर डेटा टाइप है जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज ही को इस्तेमाल करते हैं, बट विदाउट फ्रैक्शन, और ये भी मेमोरी में 2 बाइट्स जगह रिजर्व करता है। टेबल आपको बना हुआ नजर आ रहा है, वहां पे आप इसकी भी रेंज बआसानी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग इंट की। लॉन्ग बेसिकली ये इंटीजर की एक ऐसी डेटा टाइप है जो लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेमोरी में ये 4 बाइट्स जगह लेती है। 4 बाइट्स जगह का मतलब है कि इसमें हमारे पास टोटल जो वैल्यू स्टोर करने के लिए एक बॉक्स के अंदर, वेरिएबल के अंदर जगह मौजूद है वो 32 बिट्स तक है, और हम इसमें जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर बना हुआ नजर आ रहा है, वहां से आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज होती है वो -2147483 से स्टार्ट होके 2147483 तक इसकी रेंज है। एक ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा इसमें स्टोर करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। अब उसके बाद अगर हम अनसाइंड इंटीजर की बात करें तो अनसाइंड का मतलब है कि इसमें साइंड वाली वैल्यू कोई भी आ नहीं सकती। सो साइंड वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि जो जिसके साथ साइन नहीं आता वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो आमतौर पे ये भी मेमोरी में 2 बाइट्स जगह अपने लिए रिजर्व करवाती है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 65,536 तक चलती है, मतलब 2 पावर 16 -1 ऑलमोस्ट इसकी मैक्सिमम रेंज है। इसके बाद अगर हम अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो ये भी बेसिकली एक लॉन्ग इंटीजर की डेटा टाइप है, लेकिन अनसाइंड मतलब उसमें कोई भी साइन नहीं आएगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज इसमें स्टोर की जा सकती हैं। और इसकी जो रेंज होती है मेमोरी में वो होती है 0 से ये स्टार्ट होती है एंड 4294 967 295 ये इसकी रेंज है। मेमोरी में इसने 4 बाइट्स जगह हासिल करनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी डेटा टाइप के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं इंटीजर डेटा टाइप की कुछ क्वालिटीज आपको बता देता हूं।
इंटीजर डेटा टाइप सिर्फ तब इस्तेमाल होगी जब आपने इंटीजर वैल्यूज को हासिल करना होगा। इंटीजर से मुराद हम पहले बात कर चुके कि उसमें फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के ऊपर। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसमें डेसिमल फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल वैल्यूज अलो होती हैं, जैसे 5.2, 2.5, 9.5, -100.0 या -100.5। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं है, बल्कि ये फ्लोटिंग डेटा टाइप्स हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है और रूल वही है कि माइनस साइन अगर किसी वैल्यू के साथ लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव वैल्यू है, और अगर पॉजिटिव साइन लिखा होगा, प्लस का साइन लिखा होगा तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर साइन नहीं लिखा हुआ तो हम उसे भी पॉजिटिव वैल्यू के नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लोटिंग डेटा टाइप्स में हमारे पास फर्दर जो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं उसमें फ्लोट, डबल और लॉन्ग, ये 3 डेटा टाइप्स दस्तयाब हैं। अब वन आफ्टर वन हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट एक रियल वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए डेटा टाइप है। मेमोरी में ये 4 बाइट्स जगह रिजर्व करती है, और याद रखिएगा जब हम फ्लोट डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं तो इशारिया के बाद 6 डेसिमल वैल्यूज स्टोर करने की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद होती है। इसकी जो रेंज होती है वो 3.4 क्रॉस 10 टू पावर -38 से शुरू होके 3.4 क्रॉस 10 टू पावर 38 तक इसकी टोटल रेंज होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डबल की। डबल भी बेसिकली फ्रैक्शनल वैल्यूज को अलाउ करने के लिए, एक रियल वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए, एक लार्ज वैल्यू स्टोर करने के लिए डेटा टाइप है। मेमोरी में ये 8 बाइट्स रिजर्व करती है और इशारिया के बाद 15 डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने की इसके अंदर ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो स्टार्ट होती है 1.7 क्रॉस 10 टू पावर 308 और खत्म होती है 1.7 क्रॉस 10 टू पावर -308। ये इसकी रेंज होती है जिसके अंदर इसने वैल्यूज को डिस्प्ले करना होता है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग की बात करें तो ये सबसे बड़ी डेटा टाइप होती है जो मेमोरी में 10 बाइट्स तक रिजर्व करती है, और इशारिया के बाद इसमें भी 15 डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी डेटा टाइप के ऊपर जो है कैरेक्टर डेटा टाइप, और मोस्टली ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डेटा टाइप भी कंसीडर होती है। ये कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप है जो मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट जगह कंज्यूम करती है। 1 बाइट का मतलब है मेमोरी में ये 8 बिट्स तक वैल्यूज को स्टोर करने की ऑप्शन या अवेलेबिलिटी देती है। हमेशा याद रखिएगा कैरेक्टर में लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप के जरिए से हम किसी भी लेटर को, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, हम किसी भी नंबर को 0 से लेके 9 तक, हम किसी भी पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कामा, उसके बाद फुल स्टॉप या उसके अलावा हैश, डॉलर या इस तरह के स्पेशल सिंबल्स को भी हम यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यू नॉर्मली हमेशा याद रखिएगा सिंगल कोट मार्क्स के अंदर लिखी जाती है। सिंगल कोटेशन मार्क्स हमें दोनों साइड्स पे लगाना होता है और एक वैल्यू हम यहां पे रिजर्व कर सकते हैं। कीवर्ड आमतौर पे साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स को अलाउ करते हैं, और हम इसके लिए आमतौर पे सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। साइंड कैरेक्टर जो होते हैं वो -128 से लेके 127 तक किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और जो अनसाइंड कैरेक्टर होते हैं वो 0 से लेके 255 तक किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। मोस्टली इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स और पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं, ये आमतौर पे पॉजिटिव नंबर्स को या पॉजिटिव वैल्यूज को डिस्प्ले करते हैं। हमने आज बात की थी डेटा टाइप्स की। फर्दर हमने डेटा टाइप्स की जो कैटेगरीज थी उनके ऊपर बात की थी, फिर उनको हमने कैटेगराइज किया था, फिर उन दोनों कैटेगरीज के ऊपर हमने डिस्कशन की थी,
उसके बाद फिर हमने बात की थी डेटा टाइप की फर्दर टाइप्स के ऊपर, फिर हमने इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर बात की थी और उसकी जितनी भी टाइप्स थी उनके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। हमने बात की थी फ्लोट डेटा टाइप क्या होती है और फ्लोट डेटा टाइप में कौन कौन सी फर्दर टाइप्स अवेलेबल हैं, हमने उसके ऊपर बात की थी। और आखिर पे हमने कैरेक्टर डेटा टाइप के ऊपर बात की थी और हमने देखा था कि ये मेमोरी में कितनी जगह वो हासिल करती है। आप एक दफा किताब से इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के लिए। जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने के बाद उसके लिए हमें मेमोरी में कोई ना कोई जगह वो रिजर्व करनी पड़ती है। सो जब हम मेमोरी में वेरिएबल के लिए जगह रिजर्व करते हैं तो वहां पे आमतौर पे हमें एक लिमिट असाइन करनी पड़ती है और उस लिमिट में हमने वैल्यूज को स्टोर करना होता है। मेमोरी के अंदर हमारे पास हर डेटा टाइप के अगेंस्ट एक लिमिट होती है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। आमतौर पे न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए जो रेंज हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ी थी वो थी 3 to 767 पॉजिटिव वैल्यू में और नेगेटिव वैल्यू में -3 to 768। अब अगर कोई भी वैल्यू जो इस रेंज से ऊपर या इस रेंज से नीचे है, अगर वो वैल्यू हम सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं या वो वैल्यू जनरेट होती है तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में या तो अंडरफ्लो होगा या ओवरफ्लो होगा। अंडरफ्लो और ओवरफ्लो होने के नतीजे में आमतौर पे एरर जनरेट होते हैं। मोस्टली या गार्बेज वैल्यू जनरेट हो जाएगी या एरर जनरेट हो जाएगा। तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर हम क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज अंडरफ्लो। अंडरफ्लो occurs when the value assigned to the variable is less than the possible minimum value। जब हम पॉसिबल मिनिमम वैल्यू से लेसर वैल्यू आमतौर पे सिस्टम के अंदर वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उस वक्त हमारे पास अंडरफ्लो होता है। जैसे एक इंटीजर वेरिएबल की जो रेंज अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी वो -3 to 768 होती है। ये उसकी लोएस्ट रेंज होती है। अगर हम इस असाइंड वैल्यू से नीचे चले जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में हमें अंडरफ्लो देखने को मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है। आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ इस टॉपिक की आ जाएगी। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो है ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो कब होता है? एन ओवरफ्लो occurs when the value assigned to the variable is more than the maximum possible value। जब हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से वैल्यू एक्सीड हो जाती है, मतलब उस लिमिट से वैल्यू एक्सीड होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। जब आमतौर पे एक इंटीजर को हम वैल्यू असाइन करते हैं या एक इंटीजर मेमोरी में क्रिएट किया जाता है वेरिएबल, तो उसकी अपर वैल्यू या अपर लिमिट जो होती है वो होती है 3 to 767। लेकिन अगर हमने लिखा 3 to 768 तो वहां पे आमतौर पे ओवरफ्लो वो अकर होगा। अब इसकी मिसाल भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है।
मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को कैसे समझ सकते हैं। हमने जो बात अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन के ऊपर एक मिसाल से की है, अब मैं आपको यहाँ पे उसकी वजाहत देता हूं कि बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज जनरेट हुई हैं, ये वैल्यूज कैसे जनरेट हुई हैं। हम यहाँ एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल के ऊपर हम वैल्यूज नॉमिनेट कर देते हैं। ये सर्कल 0 से लेके 3 to 767 पॉजिटिव वैल्यू और 0 से ही लेके -3 to 768 के दरमियान। आप देखेंगे कि जब आप 3 to 767 में एक का इजाफा करेंगे तो सर्कल के अगेंस्ट हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए वो है -3 to 768। जब आप उसमें वैल्यू 2 इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके नतीजे में ये नेगेटिव साइड की तरफ जो सर्कल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यू असाइन करते हैं, इसकी भी मिसाल आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, अगर आप एक नेगेटिव वैल्यू असाइन करते हैं, मसलन आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी 3 to 768 माइनस में, और अगर आपने इसमें -1 -2 -3 ऐड किया तो उसके नतीजे में ये वैल्यू प्लस सर्कल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है सर्कल की फॉर्म में, आप इसको समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का टॉपिक वो आपको आसानी समझ आ चुका होगा। बेसिकली ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ये कंपाइलर से कभी भी डिटेक्ट नहीं होते। ये आमतौर पे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स जनरेट भी नहीं करते। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एज ए यूजर होती है कि हम जब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें तो वो वैल्यू रेंज के अंदर होनी चाहिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेटर और उसकी फर्दर टाइप्स के ऊपर। जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं वो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, आप वहां से उसको बआसानी देख सकते हैं। हम सबसे पहले आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि ऑपरेटर किस चीज को कहा जाता है, फिर फर्दर उसकी जितनी भी टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर भी और नॉर्मली सी लैंग्वेज में आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, उन सब टाइप्स को वन आफ्टर वन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर क्या चीज होती है। बेसिकली दीज आर दी सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन द डेटा। ये ऐसे सिंबल्स होते हैं जो आमतौर पे किसी भी डेटा के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली इंप्लीमेंट होते हैं इक्वेशंस के ऊपर भी और एक्सप्रेशंस के ऊपर भी। एक्सप्रेशन और इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर की टाइप्स के ऊपर। नॉर्मली ऑपरेटर को मुख्तलिफ हिस्सों में जो कैटेगराइज किया जाता है वो कुछ इस तरतीब से हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर,
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम वन आफ्टर वन इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आज बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो बेसिक मैथमेटिकल इवैल्यूएशंस या एक्सप्रेशंस को या इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें 5 तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, जैसे एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, डिवीजन के लिए हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करते हैं और मॉडुलस के लिए हम परसेंट साइन यूज किया करते हैं। बेसिकली एडिशन ऑपरेटर 2 वैल्यूज को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है ये 2 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिवीजन का ऑपरेटर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और मॉडुलस का ऑपरेटर भी बेसिकली डिवीजन परफॉर्म करने और रिमाइंडर वैल्यू को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर अपनी वर्किंग के एतबार से प्रोसीजर्स को किस तरह हाईलाइट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर न्यूमेरिक वैल्यूज के जरिए से अपनी वर्किंग को एस्टैब्लिश करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज में हमारे पास इंटीजर वैल्यूज भी आ जाती हैं और फ्लोट वैल्यूज भी आ जाती हैं, मतलब ऐसी वैल्यूज जो पॉइंट वाली होती हैं वो भी आ जाती हैं और नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू जिनमें पॉइंट नहीं होता वो भी न्यूमेरिक वैल्यूज का हिस्सा होती हैं। जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, हमने 2 वैल्यूज को जमा किया लाइक a प्लस b। इसमें हमारे पास वेरिएबल a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 5। तो इन दोनों को जमा करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आया वो है 15। ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज थी। हमने a में से b को माइनस किया तो a की वैल्यू हमारे पास थी 10, b की वैल्यू हमारे पास है 5। 10 में से 5 को माइनस किया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 5। a को b से मल्टीप्लाई किया, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 50। a को b के ऊपर डिवाइड किया, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, तो जब डिवाइड किया तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 2। इसके बाद हमने a मॉड b किया तो a की वैल्यू हमारे पास है 10, b की वैल्यू 5। जब हमने इनको आपस में डिवाइड किया तो रिमाइंडर में जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो है 0। ये सारी वैल्यूज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की वजह से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर से आगे फर्दर बात करें तो इसमें हमारे पास जो सबसे आखिरी ऑपरेटर है मॉडुलस का, वो सबसे अहमियत का हामिल है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या है? बेसिकली हम इसे रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। हम मॉडुलस ऑपरेटर को इंटीजर वैल्यूज के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें 2 टिप्स मैं बता रहा हूं, अगर मॉडुलस ऑपरेटर को आपने यूज किया और जो डिवाइडेंट वैल्यू है वो डिविजर वैल्यू से छोटी है तो इसका मतलब होगा जो डिवाइडेंट में वैल्यू है वही उसका आंसर होगा। नॉर्मली इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। हमने 0 को 5 के ऊपर डिवाइड किया तो जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। लाइक 3 को हमने 5 के ऊपर डिवाइड किया तो जो रिजल्ट होगा वो 3 होगा, क्योंकि रिमाइंडर में यही वैल्यू हमारे पास बचेगी। हम फर्क करेंगे एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में, और हम देखेंगे कि वेरिएबल और ऑपरेंड में क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक स्टेटमेंट जो कोई एक टास्क इवैल्यूएट करती है हम उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे सिंपली हमने लिखा a प्लस b, 2 वैल्यूज को जमा किया, x प्लस 50, हमने x वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर 50 को ऐड कर दिया। हमेशा याद रखिएगा इसका जो रिजल्ट होता है वो सिंगल एक वैल्यू जनरेट करता है। आमतौर पे इसमें ऑपरेटर भी होते हैं और ऑपरेंड भी होते हैं। अब ऑपरेंड क्या चीज होती है इसके ऊपर मैं बात करता हूं। ऑपरेंड बेसिकली एक वैल्यू होती है जो आमतौर पे ऑपरेटर के जरिए से अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करती है। ये कांस्टेंट भी हो सकती है और ये वेरिएबल भी हो सकती है। मतलब हम ऑपरेंड सिंपली एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट को कह सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या चीज होती है? एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस जिनके दरमियान साइन ऑफ इक्वल होता है, हम उसे इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 50। सो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड के ऊपर हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, तो हम इसे इक्वेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर या नॉर्मली ऑपरेटर हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं। हम इसको एक्सीड भी कर सकते हैं। हम बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटर अरिथमेटिक तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनमें एक है यूनरी ऑपरेटर और एक को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? एक ऐसे ऑपरेटर जो सिंपली एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं या एक ऑपरेंड के साथ इनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट किया करते हैं, हम इन्हें यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हमने लिखा प्लस प्लस ए, या हमने लिखा प्लस ए, या हमने लिखा माइनस ए, या ए प्लस प्लस, ये सारे यूनरी ऑपरेटर हैं क्योंकि इसमें एक ऑपरेंड ए आया। अगर हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो बाइनरी कहा जाता है दो को। इसका मतलब है यहां पे दो ऑपरेंड्स आएंगे। जैसे हम लिखते हैं a माइनस बी, हम लिखते हैं a प्लस बी, या हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय b या a ओवर b। सो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास दो ऑपरेंड्स आ जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कंडीशंस को इवेल्युएट करने या वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पे ये जब रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो ट्रू और फॉल्स की बेसिस के ऊपर होते हैं। हमारे पास सी लैंग्वेज में 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें एक है ग्रेटर देन, एक है लेस देन, एक है इक्वल, लेकिन इसमें याद रखिएगा जो साइन है वो डबल इक्वल आता है। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, नॉट इक्वल। ये 6 ऑपरेटर्स हैं। वन आफ्टर वन हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर देन कब वैल्यू को रिटर्न करता है। ग्रेटर देन हमेशा वैल्यू को तब रिटर्न करेगा जब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू वो राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी होगी। उसके बाद लेस देन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू को तब ट्रू रिटर्न करेगा जब राइट साइड वाली वैल्यू वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से बड़ी होगी। इक्वल की अगर हम बात करें तो दोनों वैल्यूज अगर इक्वल होंगी तो वैल्यू रिटर्न ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। इसके बाद अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल की बात करें, लेकिन लेफ्ट वैल्यू अगर ग्रेटर या इक्वल है राइट वैल्यू के, तो इसका मतलब है वैल्यू रिटर्न ट्रू होगी। उसके बाद अगर हम बात करें लेस देन और इक्वल की, लेफ्ट वैल्यू अगर राइट वैल्यू से छोटी है या उसके बराबर है तो ये वाला एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर अपनी एस्टैब्लिश करेगा। इसके बाद अगर हम नॉट इक्वल की बात करें तो नॉट इक्वल में अगर दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है तो ये ऑपरेटर अपनी वर्किंग को एस्टैब्लिश करेगा। इसके बाद अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर के यूजेस देखें जो आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड की फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, तो उसमें मैंने एग्जांपल के साथ हर ऑपरेटर को यूज किया है, आप उसको बआसानी देख सकते हैं। नॉर्मली रिलेशनल ऑपरेटर भी इंटीजर और फ्लोट दोनों तरह की वैल्यूज के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हमने लिखा a इज ग्रेटर देन b, जबकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5। एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो चूंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा। इसी तरह अगर हम लिखते हैं a इज लेस देन b, अब a की वैल्यू फिर 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो चूंकि a की वैल्यू बड़ी है, b की वैल्यू छोटी है, तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर हम लिखते हैं a इज ग्रेटर देन और इक्वल b, a की वैल्यू हमने 10 रखी, b की वैल्यू 5 रखी, तो a की वैल्यू चूंकि b की वैल्यू से बड़ी तो है, साथ में बराबर नहीं है, लेकिन एक एक्सप्रेशन यहाँ पे ठीक हो चुका, तो इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू है वो ठीक है, क्योंकि इन दोनों में आर ऑपरेटर लगा हुआ है। a इज ग्रेटर देन b, आर a इज इक्वल b, तो आर की प्रॉपर्टी में एक वैल्यू का ट्रू होना कंपलसरी होता है। इसके बाद अगर हम a इज लेस देन और इक्वल b की बात करें तो यहाँ पे a की वैल्यू हम 10 रखते हैं, b की वैल्यू 5 रखते हैं। सो जब हमने एक्सप्रेशन को रन किया तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5, दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे, तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर हम लिखते हैं a इक्वल्स b और a की वैल्यू हम रख देते हैं 10, b की वैल्यू हम रखते हैं 5, तो चूंकि दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, एक वैल्यू 10 है दूसरी 5 है, दोनों बराबर नहीं है, तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स होगा। अगर हम लिखते हैं a इज नॉट इक्वल b और a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है रिजल्ट फॉल्स होगा। इसके बाद हम
तीसरी तरह के ऑपरेटर्स की बात करते हैं, उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और ये सबसे फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होते हैं। चैप्टर नंबर 11 में रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होंगे, आगे चल के हम इनका इस्तेमाल देखेंगे, और चैप्टर नंबर 12 में मोस्टली लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे, आगे चल के हम इनका भी इस्तेमाल देखेंगे। ये बेसिकली कंपाउंड कंडीशनल ऑपरेटर कहलाते हैं, और आमतौर पे कंपाउंड कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब होता है कि हम एक से ज्यादा वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास टोटल 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। उनमें एक है एंड, एक को हम कहते हैं आर, और एक को हम कहते हैं नॉट। एंड का साइन एम्परसैंड साइन होता है, और हम दोनों एम्परसैंड साइंस को इकट्ठा लिख दें तो ये एंड ऑपरेटर बनता है। आर के लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज किया करते हैं, 2 अगर स्ट्रेट लाइंस इकट्ठी लिख दें तो आर ऑपरेटर बन जाता है, और अगर हम एक्सक्लेमेशन का साइन यूज कर दें तो नॉट ऑपरेटर बन जाता है। अब इनकी वर्किंग की मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। अगर दोनों रिजल्ट्स वो ट्रू हैं तो इसका मतलब है एंड ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू होगी। आर की अगर हम बात करें तो अगर दोनों में से कोई एक रिजल्ट ट्रू है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। और नॉट की अगर हम बात करें तो ये रिवर्स में वैल्यूज जनरेट करता है, मतलब अगर आपने अपनी तरफ से ठीक वैल्यू लिखी हुई है तो ये समझेगा कि आपने गलत लिखा हुआ है, और अगर आपने गलत वैल्यू इसको इंट्रोड्यूस करवाई तो ये उसको ठीक मान लेगा। सो ये बेसिकली रिवर्स रिजल्ट वैल्यूज को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्दर हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली हम इसके लिए इक्वल का साइन यूज किया करते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर हमने वेरिएबल का नाम लिखना होता है, और राइट साइड के ऊपर हमने वेरिएबल को वैल्यू देनी होती है। नॉर्मली असाइनमेंट ऑपरेटर एक वक्त में एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, हम बाय डिफॉल्ट लिखते हैं इंट a और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 5 और 10, तो इसका मतलब होगा कि हमने एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी, तो जिस चीज की वजह से ये वैल्यू असाइन हुई हम उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे पास इसमें 2 रूल्स हमें देखने को मिलते हैं, एक को हम कहते हैं एल वैल्यू, एक को हम कहते हैं आर वैल्यू। एल वैल्यू क्या चीज होती है? नॉर्मली मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं। इट इज एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा जाता है, इसको हम इस्तेमाल मोस्टली नहीं किया करते। आर वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये आमतौर पे एक ऐसा ऑपरेंड होता है जो राइट साइड के ऊपर लिखा जाता है। जैसे मैं अगर इसकी मिसाल दूं इंट आई इक्वल्स 5, तो आई जो हमारे पास वेरिएबल है ये लेफ्ट वैल्यू है, और 5 जो हमारे पास वैल्यू है ये राइट वैल्यू है, दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सारी की सारी एल वैल्यूज उनको हम आर वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आर वैल्यूज को हम एल वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन आप इस तरह नहीं लिख सकते इंट 5 इक्वल्स आई। सो एल वैल्यूज आर वैल्यूज में इस्तेमाल हो सकती हैं, बट आर वैल्यूज एल वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल हरगिज नहीं हो सकती। इसके बाद आपको नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई नजर आ रही है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि एल वैल्यू मूव नहीं हो सकता, जबकि मेमोरी की ये बात हो रही है। मेमोरी में आमतौर पे जो सेल आपने प्लेस कर दिया वो मूव नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है, जबकि वैल्यू मूव की जा सकती है। सो आर वैल्यूज मूव हो जाते हैं, लेकिन एल वैल्यूज आमतौर पे मूव हरगिज नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो आमतौर पे अरिथमेटिक वैल्यू और असाइनमेंट वैल्यू दोनों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी आया हुआ है और जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी आया हुआ है, ये दोनों चीजें इकट्ठी करने के लिए हम आमतौर पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। नॉर्मली अगर हमारे पास एक से ज्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज हो तो हम कंपाउंड असाइनमेंट उसे भी कहते हैं। जैसे हमने लिखा n इक्वल्स n प्लस 10, या मैंने लिखा a प्लस इक्वल्स 10, या मैंने लिखा a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स 10। सो ऐसी सिचुएशन में यहां पे हमने जो ऑपरेटर यूज किए हैं हम उन्हें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले 2 ऑपरेटर्स, एक को हम कहते हैं इंक्रीमेंट और एक को हम कहते हैं डिक्रीमेंट। अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो इसका मतलब है इजाफा करना, और डिक्रीमेंट की बात करें तो इसका मतलब है कमी करना। एक के बाद एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। ये क्या करता है? ये वेरिएबल की वैल्यू को एक्सीड करता है बाय 1।
नॉर्मली इसको डिनोट करने के लिए हम डबल प्लस साइन यूज किया करते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर होता है और नॉर्मली सिंगल वैल्यू या वेरिएबल के साथ ये काम किया करता है। इसने हमेशा याद रखिएगा रिस्ट्रिक्शन क्या है, कांस्टेंट के साथ इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे हम लिखते हैं a प्लस प्लस या हमने लिखा प्लस प्लस एक्स, ये वैलिड है, लेकिन अगर हमने लिखा 10 प्लस प्लस तो ये इनवैलिड है, उसके साथ ये कभी भी नहीं आ सकता। इसके बाद अगर हम बात करें इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितनी तरह के होते हैं, तो नॉर्मली ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स और एक को हम कहते हैं पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये बेसिकली लिखा जाता है बिफोर द वेरिएबल, वेरिएबल से पहले इसको लिख दिया जाता है, जैसे प्लस प्लस वाई। पोस्ट फिक्स की अगर हम बात करें तो पोस्ट फिक्स में आमतौर पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा y प्लस प्लस, इसका इंपैक्ट क्या होता है ये आगे चल के जब हम चैप्टर नंबर 10 के प्रैक्टिकल किया करेंगे तो वहां चल के हमें इस चीज की आसानी से वजाहत हो सकेगी। इसके बाद हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। बेसिकली ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो नॉर्मली वैल्यू को एक कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल की वैल्यू एक कम करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है और इनको डिनोट करने के लिए हम माइनस माइनस साइन इस्तेमाल किया करते हैं। ये भी वेरिएबल के साथ आ सकते हैं, बट ये कांस्टेंट के साथ वैल्यूज हरगिज ऑपरेटर हरगिज नहीं आ सकते। हमारे पास ये भी दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स और एक को हम कहते हैं पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है कि जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल से पहले लिखे जाएंगे, जैसे माइनस माइनस वाई। और पोस्ट फिक्स का मतलब है कि हमने वेरिएबल पहले लिखना है और ऑपरेटर्स को बाद में लिखना है, वाई माइनस माइनस। अब इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, वहां से प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का सिनेरियो वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अब सिर्फ मैं मिसाल के तौर पे इनको समझाने जा रहा हूं। आप पहले एडमिशन लेते हैं और फिर बाद में पढ़ने के आपने रिजल्ट को प्रोड्यूस करना होता है। इसका मतलब है प्री अपना काम पहले करता है और रिजल्ट बाद में शो करता है। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो आप लोगों ने जब एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आप लोगों ने पेपर दिए, तो पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट बनना है। इसका मतलब है कि बाद में ये वाला ऑपरेटर अपनी वर्किंग को एस्टेब्लिश करता है। काम आप पहले कर चुके होते हैं बट रिजल्ट वैल्यू हमेशा बाद में जनरेट होती है। आगे चल के जब हम प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो वहां चल के हम इस टॉपिक को आसानी अपने लिए आसान बना सकेंगे। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के ऊपर। प्रेसिडेंस कहते हैं तरतीब, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर परफॉर्म देयर वर्क। किस तरह मुख्तलिफ ऑपरेटर अपना काम सरंजाम देते हैं, हम उनकी तरतीब के ऊपर बात करते हैं। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है नॉट ऑपरेटर की, जो एक्सक्लेमेशन साइन में लिखा जाता है, लॉजिकल नॉट की मैं बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद अगर एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन में डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन या मॉडुलस का ऑपरेटर आता है तो उसकी प्रायोरिटी होती है दूसरे नंबर पे। थर्ड पे हमारे पास प्लस और माइनस ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है। उसके बाद लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल फोर्थ नंबर पे, इक्वल और नॉट इक्वल फिफ्थ नंबर पे, सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है और सबसे कम प्रायोरिटी इक्वल साइन की होती है। उसके बाद अगर मैं यहां आप लोगों की तवज्जो वो मबजूल करवाऊं इस चीज के ऊपर, डबल इक्वल और इक्वल में क्या फर्क है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों में फर्क मैं बता देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। सिंगल इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। मतलब एक वेरिएबल को अगर आपने वैल्यू असाइन करनी हो तो वहां पे हम सिंगल इक्वल साइन यूज किया करेंगे। लेकिन डबल इक्वल का साइन वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना हो, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाली वैल्यू के साथ आपने कंपेयर करना है, तो वहां पे कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। आखिरी टॉपिक जो आज के लेक्चर में हमारा है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर किस एतबार से अपने आप को एसोसिएट करवाते हैं। नॉर्मली इनका जो ऑर्डर होता है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है। ये कैसे इस्तेमाल होते हैं ये आगे चल के हम जब चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 के प्रोग्राम और एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहां से आपको आसानी से इन चीजों की समझ आ जाएगी। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने किया। अस्सलामुअलैकुम।
आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं कमेंट्स के ऊपर और टाइप कास्टिंग के ऊपर। ये इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक भी है। सो सबसे पहले हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं व्हाट द कमेंट्स आर। दीज आर द लाइंस ऑफ द प्रोग्राम्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। बेसिकली ये वो लाइंस होती हैं जो कंपाइलर ने एग्जीक्यूट नहीं करनी होती। कंपाइलर इन लाइंस को इग्नोर कर देता है और इन्हें प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूटेबल पोर्शन होता है उसमें इंक्लूड नहीं करता। कमेंट्स बेसिकली प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए लिखे जाते हैं। बिलफर्ज मैं एक प्रोग्रामर हूं, आप भी एक प्रोग्रामर हैं। मैंने एक प्रोग्राम लिख के आप लोगों को दिया, उसमें मैंने वेरिएबल यूज किए, किस वेरिएबल का क्या काम है, किस वेरिएबल को किस मकसद के लिए बनाया है। अगर मैं ये डिफाइन नहीं करूंगा तो आपको उस पूरे प्रोग्राम को रिव्यू करने के बाद उन चीजों को देखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कमेंट्स लिखे जाते हैं ताकि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड किया जा सके। बेसिकली दीज आर द नोट्स अबाउट डिफरेंट lines of the code that explain the purpose of the code। ये वो लाइंस होती हैं जो नोट्स के तौर पे लिखी जाती हैं। It helps in debugging and modifying the program later। बाद में जब जितनी दफा आपने प्रोग्राम को इस्तेमाल करना है या प्रोग्राम को रीरन करना है, वहां पे आप लोगों को ये फैसिलिटेट करते हैं। ये प्रोग्राम में कहीं पे भी लिखे जा सकते हैं, मतलब कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप प्रोग्राम में जितनी दफा चाहें कमेंट्स को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कमेंट्स जो हैं ये बेसिकली कितनी टाइप्स के होते हैं या कितने तरीकों से इनको लिखा जा सकता है। सो कमेंट्स को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। एक को हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट और एक को हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है कि हम जिस लाइन के अंदर कमेंट लिखना चाहते हैं वहां पे डबल फॉरवर्ड स्लैश को लिखेंगे और उसके बाद जो चीज लिखी जाएगी वो कमेंट डिक्लेयर होगी, मतलब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल का हिस्सा हरगिज नहीं बन सकेगी। जो चीज डबल फॉरवर्ड स्लैश के फौरी बाद लिखी जाएगी, चाहे आप कोई कोड लिख देते हैं, चाहे आपने वहां पे कोई भी चीज लिख दी, वो प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हम इसकी मिसाल देखें, स्क्रीन के ऊपर आपको एक मिसाल नजर आ रही है जिसमें हमने सिंगल लाइन कमेंट को इस्तेमाल किया है। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट के ऊपर। मल्टी लाइन कमेंट्स बेसिकली लिखने के लिए हमें एक फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टेरिक का साइन शुरू में लिखना पड़ता है और फिर बाद में स्टेरिक का साइन और फॉरवर्ड स्लैश लिख के हम कमेंट्स को क्लोज करते हैं। हमारे पास स्क्रीन के ऊपर इसकी भी मिसाल मौजूद है, हम वहां से आसानी इसको समझ भी सकते हैं और इसको सीख भी सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या चीज होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन नोन एज टाइप कास्टिंग। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कन्वर्ट करते हैं, हम इसे टाइप कास्टिंग के नाम से या टाइप कन्वर्जन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं जिनके जरिए से हम कास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं इम्प्लिसिट, एक को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। हम बात करते हैं सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की। इट इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द सी कंपाइलर। ये सी कंपाइलर के जरिए से ऑटोमेटिकली परफॉर्म होने वाली टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग है। इसमें operands in arithmetic operation must be of similar type। कंडीशन इसमें यह है, रिस्ट्रिक्शन इसमें यह है कि जो operands हमने इस्तेमाल करने, और operand की हमने बात की थी, ये वेरिएबल और कांस्टेंट कोई भी चीज हो सकती है। सो operand जो है उनकी नेचर सेम होना चाहिए, उनकी डेटा टाइप एक जैसी होनी चाहिए। अगर डेटा टाइप एक जैसी नहीं होती फिर क्या होगा? तो जो लोअर डेटा टाइप है वो हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट होगी। ये इसका बेसिक फिनोमिना और बेसिक रूल है। इसको समझने के लिए आपको मिसाल स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, आप उसको भी देखिएगा। सबसे लोअर डेटा टाइप हमारे पास वो होती है कैरेक्टर, उसके बाद इंटीजर, फिर अनसाइंड इंटीजर, फिर लॉन्ग इंटीजर, फिर अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर डबल, फिर लॉन्ग डबल। अगर आपने किसी प्रोग्राम में इंट और लॉन्ग डबल को यूज किया हुआ है तो जो इंट है वो लॉन्ग डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इस चीज को मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, वहां से बासानी हमें इस टॉपिक के मतलब क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टाइप कास्टिंग के ऊपर, जो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर। ये एज ए प्रोग्रामर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस टाइप कास्टिंग को खुद से परफॉर्म करें। इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर। हमें इसके लिए एक कास्ट ऑपरेटर की जरूरत पेश आती है। कास्ट ऑपरेटर कोई सिंबल हो सकता है, या हम एक जो डेटा टाइप है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द राइट साइड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। द टाइप कास्टिंग, such type of casting tells the computer to convert the data type of a value। ये जो कास्ट ऑपरेटर के थ्रू कास्टिंग की जाती है, ये कंप्यूटर को बताता है कि हमने एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में किस तरह कन्वर्ट करना है। इसकी मिसाल भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, आप वहां से इसको देखेंगे तो आसानी इस चीज को समझ सकेंगे।
चैप्टर नंबर 9 में अगर आपको कहीं पे किसी भी चीज की समझ नहीं आई या इन टॉपिक्स को अगर आपने रिव्यू किया और आपको समझ नहीं आई, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट के जरिए से मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको सी लैंग्वेज सीखने में कोई भी मुश्किल दरपेश है, तो आप मेरे साथ फ्रीक्वेंटली डिस्कशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन सारी चीजों की जो हमने चैप्टर नंबर 9 में और चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस की हैं, उनकी आपको समझ जरूर आई होगी। हम इंशाल्लाह जब इसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे, हमारे पास इसके अलावा बहुत से टॉपिक्स आगे फर्दर आने वाले हैं, जिनमें हम बात करेंगे सिस्टम को इनपुट कैसे प्रोवाइड की जाती है, सिस्टम को हम आउटपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं, फिर इनपुट और आउटपुट के मेथड्स के ऊपर अगले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम एक लाइन या 2 लाइन इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या आउटपुट के तौर पे डेटा को स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं, तो वो किस तरह शो करते हैं। ये सारी चीजें आइंदा हम सीखेंगे। इसके बाद आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम लूपिंग के कंस्ट्रक्ट्स की बात करेंगे, उसके अलावा हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फिर हम फंक्शंस की बात करेंगे और फिर फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे और सी लैंग्वेज को मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम बेहतर अंदाज में सीख सकें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले चैप्टर और अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।